डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपी में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, जो कि आप 11 से 12 की तैयारी के लिए, जो वर्ग 11 से 12 उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग लगातार तमाम प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर और जो आपका रिवीजन नोट्स है, स्पेशली जो अब सेक्शन वाइज भी हम लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स में भी, और आगे हम लोग जो पॉलिटिकल थियरी है उसको करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आज का जो हम लोगों के द्वारा जो तैयार किया हुआ मॉडल पेपर है, पेपर नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 2 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर देख रहे हैं। जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल है वही है बीपीएससी के द्वारा जो जैसे उसके द्वारा सेट किया गया पर उसी आधार पर इसको सेट किया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ठीक। और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं इस पर। और पेड पीडीएफ ज़्यादा महंगा नहीं, बिल्कुल आपके अंडर पॉकेट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हमको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं बिना हिचक, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3। और साथियों, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दें तो वैसे ही आपको अनुभव है। अधिकतर जितने भी और भी लोग साथी लोग यूट्यूब पे हैं, चाहे कहीं और भी हो, मैं देख रहा हूँ कि केवल 4 ही ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, ठीक ठीक 4 ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब वहाँ 2 ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही, तो वहाँ क्या, तो उस हिसाब से जो आपका माइंडसेट है तैयार नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इसी क्रम को, ताकि आपका बीपीएससी जैसे आप एग्जाम तो वैसे ही फील हो और वैसे ही अनुभव हो, उसी क्रम में हम लोग ये मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। लगभग हम लोग ऐसे मॉडल पेपर लगभग 7-8 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखिए कि पुरुषों की समान इच्छा, जिसे जनरल विल कहते हैं, समान इच्छा की अवधारणा के संबंध निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करना है कि रूसो ने सबसे पहले जनरल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था व्याख्यान में लिखा था, ठीक। ये कथन आपका सही है। वह जोर देकर कहते हैं कि जनरल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है जितनी कि आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की है। ये भी सही है। जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में सहभागी बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को समेट लिया, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही हैं रूसो के संबंध में। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है। जब आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे, जब वो उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे तो कहता है कि राजनीतिक जो समझौता हुआ उससे पहले समाज तो था लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। याद रखिएगा, जो हॉब्स की समझौता है उसमें न तो समाज था और नहीं राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन लॉक के ज़माने में, लॉक के समझौते में समाज व्यवस्था थी लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। तो क्या था कि जो असुविधाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो एक तो कानून घोषित करने के लिए एक विधायिका का प्राधिकरण की आवश्यकता और निष्पक्ष न्यायाधीश कानून के उल्लंघन के मामलों का फैसला करना। ये 2 चीज़ें वो कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की अनुपस्थिति या असुविधाएं थी, ठीक। तो इसका आंसर होगा। और ये जो तीसरा है, ये लगातार युद्ध की स्थिति है, ठीक। ये उसमें नहीं था ऑप्शन। हाँ, ये पूछ रहा असुविधाओं में से एक नहीं है। तो एक तो विधायिका जो है उसका अभाव था, ये असुविधा थी, ठीक। और जो न्यायपालिका निष्पक्ष
कानून के उल्लंघन के मामलों को फैसला करना। इन दोनों का भाव था। आपसे पूछा है किसका असुविधा नहीं थी, तो ये जो लगातार युद्ध की स्थिति ये उसकी बात नहीं करता है। ठीक, तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है, यानी हॉब्स के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है। मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते थे, या समझौता एक पक्षीय था। देखिए तो ऑप्शन छूट गए। तो हॉब्स के बारे में कौन सा कथन अनुपयुक्त मतलब सही नहीं है, उसके अनुसार सूट नहीं करता। मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, सही है। मनुष्य अपने शासक को नियुक्त कर सकते थे, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। समझौता एक पक्षीय था, ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है। तो हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है? यह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है। तो हॉब्स को व्यक्तिवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, इस वजह से उसको व्यक्तिवादी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है? कौन सा? संघीय व्यवस्था की तो स्थापना तो करता है भारतीय संविधान, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था का कौन सा इसमें से लक्षण नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है। तो भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण का जो विशेषता है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो विशेषता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और लिखित संविधान, ये संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, और लिखित संविधान होना चाहिए, संघीय व्यवस्था का लक्षण है। और आपसे पूछ रहा कि भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है, तो तीनों ही उपलब्ध है भारतीय संविधान में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य की विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 456। तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के जो विधायी अधिकार हैं वो संसद को सौंपे जा सकते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? यानी जो सामूहिक सुरक्षा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो कंसेप्ट है, वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सम्मेलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, या उस सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, इसका विचार किया गया। तो है आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। इसमें जब आपका जो परमाणु हमला हुआ तो उससे पहले आपका जो सामूहिक सुरक्षा की बात चल रही थी, ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि सामूहिक सुरक्षा अगर एक भी खतरा तो सभी की खतरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का जो रीजनल काउंसिल है, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका जो अध्यक्ष होता है क्षेत्रीय परिषद का, याद रखिएगा, न तो मुख्यमंत्री, न ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री बिल्कुल, और न ही राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं। इसका जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, ठीक, और ये पदेन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष आपका गृह मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक, अमेरिकी संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित है परंतु असीमित नहीं है। ठीक, ये राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित हैं, ऐसा नहीं है। उनकी
अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों की शक्तियां तो परिभाषित है, लेकिन केंद्र की शक्तियां अपरिभाषित हैं। ठीक, सब राज्यों के अधिकार समान और सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ठीक, तो सब राज्यों के समान अधिकार समान है और सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। सब राज्यों के अधिकार समान तो नहीं है, लेकिन सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ये तो आपका ये गलत है। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है। ठीक, ये तो सही है कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में शामिल हैं। ठीक, लेकिन जो आपका राज्यों की शक्तियां हैं अपरिभाषित, ये गलत होगा और ऑप्शन ए और बी गलत है, केवल सी सही होगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दो ऑप्शन गलत है इसके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते हैं। यह देखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एक तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वही भाग लेते हैं, न कि जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मतदान नहीं करते हैं। ऐसे जो विधानसभा है, विधानमंडल जो विधानसभा है उसके निर्वाचित राष्ट्रपति, उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, ये आपसे पूछा है कौन भाग नहीं लेते हैं, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक, विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन, केवल विधानसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनहित याचिकाओं पर कानूनी आधार पाया जाता है। जनहित याचिकाओं जितने PIL हैं उनसे का जो कानूनी आधार है किस में पाया जाता है, न्यायिक निर्णय में, संसदीय कानून में, स्वयं संविधान में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार स्वयं संविधान में है, जो अनुच्छेद 137 पढ़ेंगे उसमें भी, और अनुच्छेद अगर आपका 13 पढ़ना हो उसमें भी शामिल है, 12 भी पढ़ना हो तो उसमें भी है, और 226 अनुच्छेद 32 तमाम ऐसे कई हैं कि जिसमें आपका जनहित याचिकाओं से संबंधित उनका कानूनी अधिकार पाया जाता है। तो इसमें संविधान, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अपक्षक का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी, जो ड्रेनेज थियरी है, थ्योरी ऑफ ड्रेन, ये अपक्षय सिद्धांत दादाभाई नौरोजी का सही है। पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी सही है। पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की डिमांड करने वाले और इसके जोरदार पैरवी करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना हुए। और विधानमंडल में प्रवेश CR दास, ये भी तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सही। ये पूछा है सुमेलित नहीं, तो तीनों सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ई होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, किसने इस बात पर बल दिया है, बोंदा, बर्ग, ठीक, और एक ऑप्शन कौन सा है, हॉब्स। तो जो राज्य सर्वोच्च नैतिकता प्रतिनिधित्व करता है कोई नहीं करता इनमें से, ठीक, वो इसका आंसर होगा कांट, इमैनुअल कांट। ठीक, तो ऑप्शन में कांट नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया था, उसका क्या नाम था। जब गांधी जी अफ्रीका में निवास कर रहे थे तो उस समय वो एक पत्रिका का संपादन किए, उन्होंने शुरुआत किया, तो थी इंडियन ओपिनियन। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको सही से आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अभिप्राय क्या है। जो आपका विलक पत्र बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसका क्या अभिप्राय था कि ब्रिटिश सरकार के उन आदेशों से था जो भारत सरकार को दिए जाते थे, बिल्कुल नहीं। वह लेख जिसके अंतर्गत देशी राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ, ये कथन आपका सही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसी को बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन
सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं और बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो हैं आपके मार्टिन कप्लान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक देश में संसदीय और अध्यक्षित तरह की सरकारों का सम्मिश्रण पाया जाता है या विद्यमान है। कौन सा ऐसा देश है जहां आपका संसदीय शासन भी शामिल है और अध्यक्षीय शासन भी शासन शामिल है, यानी पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों का मिक्सचर पाया जाता है किस देश की संसदीय, किस देश की शासन व्यवस्था में। ठीक, बताइए। और बेहद महत्वपूर्ण है। अब तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कॉमन हो गया है, तो ये भूलना नहीं है आपको। तो ये फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 18 कि भारत के एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके, कैसे? भारत के एक राज्य की सीमा में जो भी परिवर्तन करेंगे आप अनुच्छेद जो 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। ठीक, ये 368 में इसको नहीं शामिल है, ये याद रखिएगा। केवल अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। किसके द्वारा? किस प्रक्रिया के तहत राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है अपदस्थ किया जाता है और इसका राज्य का निर्वाचन आयुक्त का क्या मुख्य काम है? तो जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है अनुच्छेद 73 और 74 के तहत जो चुनाव होते हैं उसका चुनाव कराना इसका कार्य है। तो किसके द्वारा अपदस्थ किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को ठीक उसी प्रकार अपदस्थ किया जाता है या उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया होती है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपदस्थ किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? ये भी आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान को कौन विज्ञान नहीं मानता है, कौन विज्ञान मानता है, और राजनीतिक विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों कौन मानते हैं लोग। ऑप्शन देखिए, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, मेटलैंड या कोई एक से अधिक। कोई नहीं, तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले हैं आपके मेटलैंड महोदय। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दैव उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम सही है, मात्र सिद्धात्मक आइवर्जेंस सही है और पितृ सिद्धात्मक रॉबर्ट फिल्मर, तीनों सही हैं। तो तीनों से मैंने आपसे पूछा जोड़ा सही नहीं है, तो ई राइट आंसर होगा कोई नहीं। ठीक, सभी सही है। अगला प्रश्न 22 दोस्तों फिर से हम आपसे बताते हैं कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्जाम है उसमें भी जो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग आज ये जो 5 ऑप्शन वाला है मॉडल पेपर जो है मॉडल पेपर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसमें जैसे बीपीएससी प्रश्न सेट करता है, जिस डिफिकल्टी लेवल पे सही सेट करता है, जो 80 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करें, सेम उसी प्रकार है। डिफिकल्टी लेवल 5 ऑप्शन सब उसी प्रकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए निम्नलिखित में से 9 यथार्थवाद सिद्धांत का अग्रणी कौन है? यानी जो न्यू रियलिज्म है इस सिद्धांत का अग्रणी प्रणेता कौन है, प्रवक्ता कौन है? तो है आपके जो न्यू रियलिस्टिक अप्रोच से संबंधित जो है आपके केनेथ वॉल्स है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं देता है? जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सिद्धांत है, ठीक, किस पर जोर नहीं देता है? सार्वभौम नैतिक नियमों पर या सार्वभौम राजनैतिक नियमों पर या सार्वभौम राष्ट्रीय नियमों पर या एक से अधिक या कोई नहीं। तो किस पर जोर नहीं देता है? शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत तो सार्वभौम राजनैतिक नियमों पर जोर देता है और राष्ट्रीय नियमों पर, लेकिन सार्वभौम नैतिक नियमों पर जोर नहीं देता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ये आपको मैच करना है। हाँ, मैच करना है इसको। ठीक, तो मार्गेंथाउ
मार्गन्थाउ का कौन सा सिद्धांत था? यथार्थवादी विचार। ये यथार्थवाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की प्रणेता माने जाते हैं। हैंस जी मार्गन्थाउ। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। मार्टिन का प्लान, ये आपके सिस्टम अप्रोच यानी व्यवस्था सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था सिद्धांत या तंत्र सिद्धांत इसी को बोलते हैं। ठीक। बर्नार्ड कोहेन और इमाइल बर्ट। तो बर्नार्ड कोहेन जो है आपका निर्णय निर्माण सिद्धांत संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में, और इमाइल बर्ट खेल सिद्धांत से संबंधित है। आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन निर्णय निर्माण सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है या समर्थक नहीं है? स्नाइडर, ब्रूक, राइकर। तो स्नाइडर, ब्रूक और राइकर तीनों ही निर्णय निर्माण से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 देखिए, खेल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपका गेम थियरी उससे संबंधित पर विचार करना है। यह सिद्धांत रणनीति को स्वीकार करता है, सही है। यह प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को मानता है, बिल्कुल सही है। यह शत्रु से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करता है। तीनों ही कथन आपके सही हैं, किससे? खेल सिद्धांत से संबंधित। तो क्या होगा? डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न 27, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन या लीग ऑफ नेशन। इन तीनों में से सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो है आपका कौन सा? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, और तीसरा ऑप्शन क्या है? लीग ऑफ नेशन। इन तीनों में सबसे पुराना जो संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ 1874 में स्थापना हुई, और ये 1878 से अपना काम करना शुरू हुआ। मुझे लगता है जब 1945 या 1965 में ये 1945 के बाद ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संस्था बन गया। अगला प्रश्न देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? इसमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये तीनों ही आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, लेकिन ये पूछा नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न 28 कि वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई? तो जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। अगला प्रश्न 29, वुडरो विल्सन किस विचारधारा से संबंधित थे? वुडरो विल्सन किस विचारधारा से संबंधित थे? आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद, यथार्थवाद या उदारवाद? तो वुडरो विल्सन थे आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद से संबंधित थे। किस राष्ट्र ने राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं ली? ब्रिटेन, फ्रांस या जापान? तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्य नहीं लेने वाले में कौन लोग शामिल थे? तो थे आपके जापान। जापान ने लीग ऑफ नेशन की सदस्यता नहीं थी। अगला 31 देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में वर्चस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में जो वर्चस्व का सिद्धांत है इसको हेजेमनी कंसेप्ट बोलते हैं। थ्योरी ऑफ हेजेमनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन है? तो है आपके एंटोनियो ग्राम्सी, जो भी इटली के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि किसने व्यंग्य में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा या अर्धनंगा फकीर की संज्ञा किसने दी महात्मा गांधी को? रूजवेल्ट, स्टालिन या फिदेल कास्त्रो? बिल्कुल ही तीनों ही नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो इसका आंसर तो होगा कोई नहीं, लेकिन चर्चिल ने इनको कहा था क्या? अर्धनंगा फकीर, अर्धनग्न फकीर। 33 देखिए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी क्या? ये था आपका गांधी इरविन समझौता हुआ इस दिन। ऑप्शन सी, पहली बार किसी भारतीय ने अंग्रेजों को झुका दिया अपने आगे, अपनी उनकी सत्ता की जो भनक थी उनको चुप कर दिया। इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए गांधी जी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हो गए। गांधी इरविन समझौता या आफ्टर दांडी मार्च या आफ्टर नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि साम्यवाद के बारे में किसने कहा है कि यह
एक ऐसे टोप की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। समाजवाद के बारे में कौन कहने वाले हैं? अब बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। तो ये कोट है आपका, न तो मार्क्स न रमजेमो नहीं लैंड का। ये है GDH कोल साहब का। ठीक। 35 देखिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो है आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में जो चंपारण समस्या है उस पर चर्चा का या केंद्र बन गया? तो था आपका 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ का जो सम्मेलन था उस अधिवेशन में इसमें आपका चंपारण समस्या पे बात बनी। और 1900 इसके बाद जो कलकत्ता हुआ 1917 में, उसको वहाँ से पारित कर दिया गया और बता दिया गया कि गांधी जी वहाँ जाएंगे और वहाँ की परिस्थितियों से अवगत होंगे। ठीक। तो चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान संशोधन में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो तो संसद के माध्यम से होती है और राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देता है तो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और संसद दोनों ही संशोधन प्रक्रिया में शामिल है। तो ऑप्शन जो होगा डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 90 के दशक के बाद जो भारतीय राजनीति का जो समय है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, सही है। यह संघ के बाद स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, ये भी सही है। यह गठबंधन सरकारों का युग है। तीनों कथन सही है तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार आपसे पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, जीएस में भी पूछ लेगा। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी किसकी रचना है? तो ये प्रताप भानु मेहता की बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से किस देश ने आरंभ से ही अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौम वयस्क, ये व्यस्त नहीं वयस्क कर लीजिएगा, ठीक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया? प्रथम प्रयास में लागू किसने किया? सभी को, जितने उसके नागरिक हैं सभी को वोट देने का राइट दे दिया। पहली बार किसके साथ था? भारत, अमेरिका, चीन। तो ये सबसे पहले एक ही प्रयास में भारत ने अपने समस्त नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? याद रखिएगा अभी भी भारत में को किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जो भी है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ई राइट आंसर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया? उपयुक्तवादी, उदारवादी या बहुलतावादी? तो उपयुक्तवादी जो विचारक हैं वो भी खासकर बेंथम जो है, बेंथम, उसने उपयुक्तवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का कार्य है? सॉरी, कौन सा एक संविधान का कार्य है? संविधान का कार्य क्या है? स्थिरता प्रदान करना, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति का गठन करना, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना। ये तीनों ही व्यवस्थाएं शामिल हैं, संविधान के कार्य में शामिल हैं। तो ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन भारतीय कैबिनेट में प्रथम महिला थी? भारतीय कैबिनेट में प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट? तो भारतीय कैबिनेट में प्रथम महिला जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस विचारक ने शक्ति के उत्पादक पक्ष पर बल दिया है? शक्ति के सिद्धांत का कौन समर्थक है या शक्ति को ज़्यादा महत्व कौन देता है? मिल, मार्क्स या लासवेल? ये एक से अधिक या कोई नहीं? तो शक्ति
के उत्पादक पक्ष पर बल देने वाले जो है हराल्ड लासवेल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यह कथन किसका है कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है, किसका कथन है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मकाईवर, अरस्तु या लास्की? तो ये कथन है आपका मकाईवर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। विशिष्ट वर्ग के संचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो सर्कुलेशन ऑफ इलीट की बात करने वाले कौन है? ये इस कंसेप्ट से संबंधित विचारक कौन है? ये हैं आपके विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विचारक का यह विचार था कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं? ठीक, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, किस विचारक का ये मानना है? तो ये मानना है आपका किसका? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड एक्टन, कार्ल मार्क्स या लास्की? तो लॉर्ड एक्टन, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, इनका मानना है लॉर्ड एक्टन का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्न में से किसने हॉब्स के लेवियाथन को राजनीतिक दर्शन की महानतम रचना कहा था? किसने लेवियाथन को राजनीतिक दर्शन की महानतम रचना कहा था? ऑक्सफोर्ड, क्लेरेंडन या सेबाइन? तो ये कथन है आपका किसका? ऑक्सफोर्ड, माइकल ऑक्सफोर्ड का। वो कहता है कि हॉब्स की जो रचना लेवियाथन और राजनीतिक दर्शन की महानतम रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ था, ये शब्द किसके हैं? ये पूरा कोट ऐसा है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं यूनान में पैदा हुआ, और उससे भी बड़ी बात कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। तो ये कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस या कोई नहीं? तो ये कथन है आपका प्लेटो का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 84वें संविधान संशोधन या 85वें या 86वें संविधान संशोधन? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात प्रकट की है? किस मामले में? तो उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये आया मामला आपका किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मामला उत्पन्न हुआ और न्यायाधीश ने जो न्यायालय ने ये निर्णय दिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो जो अनुच्छेद आपका 61 और अनुच्छेद 56 है, उसके आधार पर, इन्हीं दो प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 169, 170 या 171 या एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, तो अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व इस आधार पर हटाया जा सकता है कि जब राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर, इसी आधार पर हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? कौन? ये तीनों लोग तो राष्ट्रपति हुए, लेकिन इनमें से कौन उपराष्ट्रपति कभी नहीं था, यह था ही नहीं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी,
ये जो लोग राष्ट्रपति तो थे, लेकिन इससे पहले उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो पूरा कर चुके थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जो हुए वो इससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि दादर एवं नगर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये दादर एवं नगर हवेली का जो उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र है वह मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। 58 कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 270 या 280 या 282। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग ये केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि वो राज्यों को अनुदान किस किस मद में किस किस अंश में दे। तो ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। यानी कौन सा संविधान जो ब्रिटिश संविधान से प्रभावित नहीं है या प्रेरित नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली आपने ब्रिटिश शासन व्यवस्था से ग्रहण किया है। विधि का शासन भी वहीं से ग्रहण किया है ब्रिटिश शासन प्रणाली से। अध्यक्ष शासन व्यवस्था ये आपने यहाँ से ग्रहण नहीं किया है। तो केवल दो क्या होगा संविधान से नहीं लिया है। तो ये होगा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था सी। क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत में महान्यायवादी के पक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछा है महान्यायवादी के पक्ष में कौन सा कथन सही है। उसे भारत राज्य के क्षेत्र के अंदर सभी न्यायालय में सुने जाने का अधिकार होगा। ये कथन तो सही है। ठीक, ये अपना कर्तव्य निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा बिल्कुल नहीं, हाईकोर्ट में भी कर सकता है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो केवल ए राइट आंसर होगा। 61 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन से संशोधन राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करते हैं। उनसे 42वां 62वां 44वां या एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो दल बदल को नियंत्रित करने वाला जो प्रावधान था कौन सा, तो 52वां संविधान संशोधन था, क्योंकि जो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया था। यानी किस आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग। तो राजमन्नार आयोग ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल के पद की समाप्ति कर दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 63 प्रश्नकाल का क्या अर्थ है। प्रश्नकाल का क्या अर्थ है, क्वेश्चन आर का क्या अर्थ है। तो जो प्रश्नकाल का अर्थ है कि दोनों सदनों में बैठक का पहला घंटा जो होता है वो आपका प्रश्नकाल होता है, और बैठक के पहले घंटे के बाद 0 आवर शुरू हो जाता है, शून्यकाल शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 64 निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। कौन सा, संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल और काउंसिलर से मिलकर बनते थे, या प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर और विधानमंडल के केवल निम्न सदन से मिलकर बनते थे। पहला और दूसरा गलत है। संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद संघीय सभा से मिलकर बनते थे, ये सही है, सी राइट आंसर होगा इसका। 65 देखिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 65 जर्मनी का चांसलर नियुक्त निर्वाचित होता है। जर्मनी का चांसलर होता है किस प्रकार निर्वाचित होता है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बुंदेसरात उच्च सदन द्वारा, या बुंदेसटाग प्रतिनिधि सदन द्वारा। तो ऑप्शन सी होगा बुंदेसटाग प्रतिनिधि सदन द्वारा जर्मनी का चांसलर नियुक्त होता है। 66 देखिए तीन प्रमुख समझौतावादी कौन है, हॉब्स, लॉक, रूसो के अतिरिक्त निम्न से क्रम से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का पक्ष लिया और किसने अस्वीकार कर दिया। यानी कि समझौतावादियों ने तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को तो स्वीकार किया, लेकिन इन तीनों के अलावा भी कौन से ऐसे विचारक हैं जो प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार करते हैं और अस्वीकार करते हैं, उनका जोड़ा उनका मेल दिया है, उसमें से सेलेक्ट करना। जेम्स मिल और बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है। ठीक, और इसमें थॉमस पेन और बेंथम। थॉमस पेन जो है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है और बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है।
रूल ऑफ लॉ से कौन संबंधित है? न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद या शक्ति पृथक्करण, एक सदी की कोई नहीं। तो रूल ऑफ लॉ से घनिष्ठ संबंध या विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखने वाला है आपका सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। 68 निम्नलिखित में से कौन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे? एमएन रॉय, यूसुफ मेहर अली और अच्युत पटवर्धन, ये तीनों ही लोग सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 69। फिर से प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो मॉडल पेपर है बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए है, ठीक। और ये जो आपके 5 ऑप्शंस हैं उस पर आधारित है, जैसा कि बीपीएससी पेपर सेट करता है सिर्फ उसी पर आधारित है। इसमें भी 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन और 5 ऑप्शंस हैं, ठीक। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9161701336, ठीक, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 की अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिनका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, की स्थापना किसने की थी? की स्थापना कब थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, इसकी स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 70 देखिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाने का सिद्धांत भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अभिग्रहण किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि संघ द्वारा राज्यों को जो निर्देश दिए जाते हैं, ये सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह भारत संरक्षण अधिनियम 1935 से। तो संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाने का जो सिद्धांत है, ये आपका किससे अभिग्रहण किया? संविधान निर्माताओं ने, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 71 उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय यह होगा ये या नहीं, इसको सुधार कीजिए। यह थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो जाता है टाइपिंग में, ह्यूमन एरर है ये। तो कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है? अब तो ये क्वेश्चन रट के आपको पता चल गया होगा, एकदम कॉमन है आपके लिए। तो मूल संविधान जो दिया गया कि संविधान द्वारा संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये था आपका कौन सा 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में, ठीक। चूंकि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर का या दास्ता का नया अधिकार पत्र या दास्ता का चार्टर बताया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में आया, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होंगे, ऑप्शन बी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 73 देखिए मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। मुंबई के जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, इसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया गया? कि 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 74 कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नेक्स्ट है 75 बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? ये डेट भी आपसे पूछा जाता है। 16 अक्टूबर 1905, 14 अक्टूबर 1905 या 15 अक्टूबर 1905। बंगाल का जो विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 76 देखिए नगर निगम की आम सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम का जो जनरल सेशन होता है, जो सत्र होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो होंगे आपके कौन? जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मेयर करता है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से ये किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा था?
दबाव समूह को तीसरा सदन किसने कहा? लास्की, चर्चिल, बेंथम, एक से अधिक या कोई नहीं। तो नहीं चर्चिल, नहीं लास्की, न बेंथम ने किया, बल्कि फाइनर महोदय ने किया। ये क्वेश्चन भी आपका टीआरई और टीआर 2 दोनों में आया, ठीक, 1 और 2 दोनों में। तो ऑप्शन ये हुआ कोई नहीं, क्योंकि फाइनर का कथन है कि दबाव समूह वो क्या कहता है? तीसरा सदन कहता है। 78 देखिए, निम्न में से कौन से एक बिंदु पर फांसीवाद और साम्यवाद विचारधारा समान है? फांसीवादी और साम्यवादी एक विचार, ऐसी विचारधारा जो दोनों किसी बिंदु पर समान प्रतीत होते हैं, कौन सी वो सिद्धांत है? तो ये दोनों ही सर्वाधिकारवादी राज्य के समर्थक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 79 एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? एस अंतेकर या बेनी प्रसाद कि पी जायसवाल? तो हिंदू पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो के पी जायसवाल। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय पंचायत अंग है, न्याय पंचायत किसका अंग है? तो ग्रामीण स्थानीय सुशासन का न्याय पंचायत अंग है, ठीक। तो ये थे आपके जो बीपीएससी के जो मॉडल पेपर नंबर 3 और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। और भी हम लोग आगे लगातार प्रयासरत हैं। तो हम लोग राजेश मिश्रा की जो गाइड है उसको भी पढ़ रहे हैं और तमाम प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर कर चुके हैं इससे पहले। ये जो मॉडल पेपर है चूँकि 5 ऑप्शन वाला है इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, अगर पेड पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।